हेलो। तो 3-4 लेक्चर से मैं आपको सिर्फ नॉर्थ की कहानियाँ सुनाया जा रहा हूँ। साउथ में भी तो कुछ चल रहा था, क्योंकि साउथ में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं कि कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही है और क्या चल रहा है। और जितने भी मैंने मैप आपको दिखाए वहाँ पे मैं यहीं तक का आपको दिखाता था कि अगर अगर ये इंडिया है, क्या कर रहा हूँ मैं, अगर ये इंडिया है कि अगर ये इंडिया है तो यहीं तक मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट में कौन कौन से रूलर जो हैं राज कर रहे हैं। यहाँ पे भी तो कुछ चल रहा था। ये जो साउथ का एरिया है यहाँ पे भी तो कुछ हो रहा था, तो उसके बारे में तो हमने कुछ आपको अभी बताया ही नहीं। तो उस एरिया में जब उसको हम पढ़ते हैं, इस साउथ किंगडम के बारे में जब पढ़ते हैं कि साउथ में क्या चल रहा था, कौन सी डायनेस्टी क्या हो रहा था, तो उस एज को बोल देते हैं हम संगम एज। संगम एज का मतलब है कि जब हम साउथ के डायनेस्टीज के बारे में, साउथ के किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको संगम एज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संगम एज। तो अब हम पढ़ेंगे संगम एज को। पर संगम में जिसके पहले स्टार्ट करें, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि टोटल 10 लेक्चर्स बने बने हैं इस पूरे सीरीज के, एंशिएंट हिस्ट्री के, जिसमें से ये 9 है। मतलब इसके बाद एक और लास्ट लेक्चर होगा जिसमें पोस्ट गुप्ता और पोस्ट संगम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। 50 पेज की नोट्स है जो कि आपको शुभम@ऑफिशियल आप टेलीग्राम चैनल इसको पे जाके आप ये 50 पेज की नोट्स क्या करते हो, पीडीएफ आपको आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसको लिख दिया है कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो वो 60 नोट्स के लिए आपका हो जाएगा, और ये वीडियोस जो हैं आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पूरी अपनी एंशिएंट हिस्ट्री क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन, तो ये आपके प्रीलिम्स के हो जाते हैं। और जहाँ से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं टोटल, और 50 क्वेश्चन पे अगर 2 से 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं एंशिएंट से, जो एंशिएंट या एंशिएंट से रिलेट करके आएंगे, तो काफ़ी ठीक है। मतलब इतने कम 50 पेज में और इतना कुछ अगर हो जा रहा है तो ठीक है। मतलब पर मैं बता दूं कि ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के पोर्शन में जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा कवर करने में। और चूंकि एंशिएंट हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री में का ही कुछ पार्ट जो है आर्ट एंड कल्चर में कवर होता है, तो वहाँ से जो है आपको इसमें और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तब आप जाके सारे क्वेश्चंस का क्या कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। सारे क्वेश्चन का क्या कर पाओगे, आंसर दे पाओगे। तो ये कौन सा लेक्चर है? ये 9th लेक्चर है। ये 9th लेक्चर है, ठीक है। तो संगम एज के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अराउंड साउथ के बारे में हम पढ़ेंगे, साउथ के किंगडम्स के बारे में। तो 3 मेनली थी किंगडम, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि 3 थे, जिनमें से एक चेरा थी और चोल थे। चेरा थे, चोल थे, और क्या थे, पांड्यास थे। पांड्यास थे। तो ये 3 मेनली स्टार्टिंग में थे। बाद में क्या हुआ, बाद में ये आप क्रोनोलॉजी इसलिए बोल रहे हैं कि आप क्रोनोलॉजी वाला जो पहला सबसे वीडियो है वो आप देखो क्रोनोलॉजी का, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि कौन से डायनेस्टी के बाद कौन सी आई। तो चेरा, चोला, पांड्याज स्टार्टिंग में क्या थे, संगम एज में थी। बाद में पांड्यास तो जैसी थी, जेरास तो जैसे थी, बट चोल को क्या किया, चालुक्या और पल्लवाज ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया चालुक्याज और पल्लवाज को। और बाद में हम देखते हैं कि पल्लवाज को मेन लाइन चोला जो है क्या करती है, मेन लाइन चोला जो राजेंद्र चोला वाली जो डायनेस्टी थी, वो जो है पल्लवाज को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। और काफ़ी चालुक्य के भी पार्ट को क्या कर देती है, काफ़ी अपना देती है। इवन चालुक्य, चेरा, चोला सबको क्या करती है, धीरे धीरे वो हराती है, और यहाँ तक कि श्रीलंका तक क्या करती है, वो राज करती है। वो हम आगे चल के पोस्ट संगम एज में हम वो चीज़ देखेंगे। पोस्ट संगम में, पोस्ट संगम एज में देखेंगे। तो अभी कौन कौन से हैं? अभी 3 हैं, चेरा है, चोला है और पांड्याज है। चेरा है, चोलाज है, और कौन है, पांड्याज है, ठीक है। एक एक के बारे में पढ़ते हैं आराम से, ठीक है। Around 400 BC, 3 dynasties emerged in South India, which were Chola, चेरा एंड पांड्या। मैंने बोला 3 थी, चेला, चोरा,
चेरा, चोला, पांड्या। चेराज वर आल्सो मेंशन्ड एज केरला पुत्र इन द मौर्यन इंस्क्रिप्शन। मैंने बताया था ना कि मौर्यन इंस्क्रिप्शन जब लिखा गया था उसमें केरला पुत्र बोल रहे थे, तो वो कौन थे? चेराज थे। तो जो केरला की डायनेस्टी जो थी वो चेराज थी। अब मैं तीनों को दिखा दे रहा हूँ मैप पे कि कहाँ कौन क्या था, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूजन में ना रहो। यहाँ पे ऐसे देख लो आप, ये चेराज थे, ये चेराज थे, यहाँ पे इस तरह से ये चोलास थे, और ये क्या थे? नहीं, ये पांड्यास थे, ये पांड्यास थे, पांड्याज, पांड्यास थे, और ये कौन थे? ये वाले हो गए पूरे पांड्याज, ये हो गए आपके चेराज, और ये हो गए आपके चोल। तो अगर आपको याद रखना है कि किस क्रम में थे, तो चेरा, पांड्या एंड चोला, ठीक है, चेरा, पांड्या और चोला। एक बार फिर से आप देख लो इस तरह से, यहाँ पे चेरा थे, और फिर क्या थे? पांड्या थे, और फिर क्या थे? चोला थे। इस तरह से इनका क्या था? किंगडम था, ठीक है। एक के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले चेरा के बारे में पढ़ते हैं। आप मैप पे आपको लोकेट करते ये सारी किंगडम्स आने चाहिए, जिससे आप भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि विजुअल पिक्चर बनानी पड़ती है। जब आपकी एक बार विजुअल पिक्चर बन जाती है तो फिर आपके माइंड से वो चीज़ें क्या होती हैं? हटती नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा क्या करो, मैप पे लोकेट करो। जो भी किंगडम है, जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे हिस्ट्री में होती हैं, उनको मैप पे भी लोकेट करने की कोशिश किया करो। तो इसमें हम सबसे पहले इनिशियल रूलर देखेंगे, मोस्ट फेमस रूलर देखेंगे, कौन से पोर्ट थे ये देखेंगे, और उसके बाद जो है जो भी इम्पोर्टेंट जो है इसमें घटनाएं हुई वो देखेंगे, ठीक है। तो चेरा का जो इनिशियल रूलर था वो कौन था? वो उदयन जेराल था, उदयन जेराल था। एंड इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? करूर थी, करूर कैपिटल थी। उदयजन राज जो था वो इनिशियल रूलर था। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था वो था शेंगुत्वन, शेंगुत्वन था। एंड आल्सो नोन एज गुड चेरा एंड रेड चेरा। इसको गुड चेरा या रेड चेरा भी क्या बोलते थे, बोला जाता था। ही फाउंडेड द टेम्पल ऑफ कन्नगी, गॉडेस ऑफ चैस्टिटी, गॉडेस ऑफ चैस्टिटी। तो ये कौन सा टेम्पल फॉर्म किया? टेम्पल ऑफ कन्नगी। और गॉडेस ऑफ चैस्टिटी का मतलब क्या हो गया? पवित्रता की देवी। चैस्टिटी मतलब पवित्रता, तो पवित्रता की क्या? गॉडेस, देवी, पवित्रता की देवी, जिसको बोलते हैं टेम्पल ऑफ कन्नगी, जिसको फाउंड किया था किसने? शेंगुत्वन ने। ही आल्सो फाउंडेड द पत्तनी कल्ट को भी क्या किया था? इसने फाउंड किया था, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपको इसके बारे में भी पढ़ना है कि पत्तनी कल्ट क्या था, टेम्पल ऑफ कन्नगी क्या था, तो ये सब आप क्या कर सकते हो, अलग से एक बार गूगल पे सर्च करो। आपको बहुत मजा आएगा ये चीजें पढ़ के कि ये सब चीजें क्या और कैसे थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ चीजें मैं जो भी इंपॉर्टेंट होती है मैं बोल देता हूँ कि ये आप वहाँ से भी देख लो, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड और भी ज़्यादा समझने में आपको ईजी होगा, ठीक है। देन है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ चेराज वर क्या था? मुजीरी था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट था चेराज का वो क्या था? मुजीरी था। इवन मुजीरी आज भी क्या है? केरला में एक पोर्ट है। चेरा के बाद चोलाज थे। चोलाज में इनिशियल रूलर वाज कौन था? इलारा था। एंड द कैपिटल वाज क्या थी? कावेरी पट्टनम, जो बहुत फेमस है आज भी, कावेरी पट्टनम थी। एंड पुहर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज वो कौन था? करिकाला था। करिकाला था प्रोबेबली इज द फर्स्ट रूलर हु क्रिएटेड कालानाई डैम ऑन कावेरी रिवर। कावेरी रिवर पे कौन सा डैम था बनाया था? कालानाई डैम। और आई थिंक ये पहला डैम भी बना रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ चोलाज वर वाज कावेरीपट्टनम एंड अरिकामेडु, प्रेजेंटली डे पुदुचेरी। जो आज का प्रेजेंट डे का जो पुदुचेरी है, उसको उसको तब बोलते थे संगम मेज में अरिकामेडु। तो ये कावेरीपट्टनम और अरिकामेडु ये दो पोर्ट थे किसके? चोलाज के। ये दो पोर्ट चोलाज के लिए थे, ठीक है। देन आते हैं हमारे पांड्याज। पांड्याज द इनिशियल रूलर वाज मुदु कुमुदी। मुदु कुमुदी। साउथ में ऐसे ही नाम होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं, तो अ, इस तरह के नाम लेने ही मुश्किल होता है, तो याद करना कितना मुश्किल होगा। पर आपको सिर्फ रीडिंग देनी है, चीज़ें अपने आप में हल्के हल्के से आपको क्या हो जाएंगी। 3 4 5 बार आप जब आप रीडिंग दोगे तो आपको धीरे धीरे आपके माइंड में वो बातें रहेंगी। और जब आपको ऑप्शंस दिखते हैं, क्योंकि आपको तो ऑप्शन देखने 4 ऑप्शन देखेंगे, भले ही आपको नाम ना याद हो, आपको हल्का सा आइडिया होता है कि ये रहे होंगे, इतना तो पता रहता है। द इनिशियल रूलर वाज मुदु कुमुदी एंड द कैपिटल वाज क्या था? मदुरई। इनकी क्या थी? कैपिटल थी मदुरई। आज भी बहुत फेमस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? वो नेदुनजेलियान था। एंड इज नोन फॉर द कर्स ऑफ कन्नगी। एक टेम्पल ऑफ कन्नगी बनवाया था, दूसरे ने कर्स ऑफ कन्नगी दूसरे को था। तो ये क्या था? ये कहानी मैं बताऊंगा बाद में, आर्ट एंड कल्चर में बताऊंगा जब मैं टेम्पल पढ़ाऊंगा तो। और
अगर आपको और भी चीज़ें इसके बारे में जाननी है तो आप गूगल कर सकते हो। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पांड्यास 3 संगम असेंबलीज वर हेल्ड विच गेव राइज टू तमिल लिटरेचर। इस समय तमिल लिटरेचर भी क्या किया था, बहुत ज़्यादा लिखा गया था और बहुत फल फूल रहा था संगमेश में। और संगमेश इवन तमिल में तो मतलब तमिल एरिया में तो वही था, संगमेश था, तो तमिल लिटरेचर तो विकसित होना ही था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स वर कोरकाई एंड टूथकुड़ी 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 और कोरकाई जो थे मोस्ट फेमस पोर्ट थे किनके, पांड्याज के। ऑल द थ्री डायनेस्टीज ऑफ संगमेश वर क्वाइट रिच, काफ़ी धनवान डायनेस्टीज थी, एंड हैड पावरफुल नेवल सिस्टम्स, और इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि इन्हें हमेशा इनका क्या करना था, पूरा सौदेबाजी का खेल था, मतलब बंदरगाह बना बना के रखे हुए थे, और क्या करते थे, ये क्या करते थे, सामानों का आयात निर्यात बहुत ज़्यादा करते थे, तो बहुत ट्रेड करते थे वो लोग, और वो भी नेवल सिस्टम से, मतलब जो तुम्हारा नेवल सिस्टम है, इसलिए उन्होंने इतना स्ट्रांग बना के रखा था, क्योंकि उन्हें इसी तरह से ट्रेड करना होता था। दे ट्रेडेड स्पीसीज आइवरी पल्स एंड कॉटन टेक्सटाइल विद अरब ट्रेडर्स एंड फर्दर टू द रोमन एरियाज। They traded species, ivory, pulse and cotton textile with Arab traders and further to the Roman areas. तो एक तो अरब कंट्रीज वही जो अरब कंट्रीज होती हैं, बहरीन, कतर, ये सब क्या अरब ट्रेडर्स हैं, अरब कंट्रीज हैं, इनके साथ ट्रेड करते थे साउथ वाले, और रोमन एरियाज, रोमन बहुत फेमस था तब, रोमन बहुत बड़ा एम्पायर था, तो वहाँ से क्या करते थे, ये ट्रेड करते थे। ट्रेड किसका करते थे, स्पीसीज का करते थे, मसाला, वैसे भी केरला में बहुत मसाला, मतलब मसालों का वही है, समूह ही है, वहाँ पे हर तरह के मसाले थे, तो मसालों का एक तरह से शहर ही रहा होगा। तो आइवरी क्या था, हाथी दांत था। अगर आपने एक पिक्चर देखी है, वीरप्पन नहीं देखी है, तो वहाँ पे आप देखोगे किस तरह से हाथी दांत की तस्करी होती थी, वहाँ उसमें दिखाया है आइवरी। तो आइवरी क्या था, हाथी दांत का क्या करते थे ये लोग, क्या करते थे, ट्रेड करते थे, पल्स, मोतियाँ एंड कॉटन टेक्सटाइल का ये क्या करते थे, ट्रेड करते थे, किसके साथ, अरब के साथ और रोमन एरिया के साथ। ठीक है, ये साउथ में 3 डायनेस्टी की हमने बात कर ली, पर अब हम नॉर्थ में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका आपस में भी झगड़ा चलने वाला है। तो जब गुप्ता साम्राज्य खत्म हो गया, गुप्ता साम्राज्य, लास्ट लेक्चर में मैंने गुप्ता के बारे में पढ़ा था, जब गुप्ता नॉर्थ में खत्म हो गया, तो नॉर्थ में क्या चल रहा था, नॉर्थ में क्या चल रहा था, पुष्य बुध डायनेस्टी आके वहां पे बस गई। नॉर्थ में क्या आ गई, पुष्य बुध डायनेस्टी आके बस गई। आफ्टर द डिमाइज ऑफ गुप्ता अ वैक्यूम वाज क्रिएटेड इन नॉर्थ इंडिया विच वाज फिल्ड बाय द पुष्य बुध डायनेस्टी, और पुष्य बुध डायनेस्टी वो बेस्ड इन थानेश्वर हरियाणा बाय 600 एडी, 600 एडी का टाइम था, और ये जो डायनेस्टी थी वो थानेश्वर बेस्ड थी, और थानेश्वर कहाँ है, हरियाणा में है। पुष्यभूत डायनेस्टी के बारे में, प्रभाकर वर्धन वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, प्रभाकर वर्धन ने इसको क्या किया था, फाउंड किया था, और ही मैरिड हिज डॉटर राजश्री टू द मुखारी रूलर ऑफ कन्नौज गृहवर्मन। कन्नौज उसमें काफ़ी काफ़ी अच्छा एरिया और काफ़ी संपन्न एरिया कन्नौज हुआ करता था, और कन्नौज के लिए लड़ाइयाँ तक हुई हैं। अभी मैं बाद में जब ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कन्नौज के लिए तीन तीन साम्राज्य लड़ाई कर रहे थे कि मेरे को कन्नौज मिल जाए। ही मैरिड हिज डॉटर राजश्री, राजश्री थी प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी, उन्होंने मौखारी रूलर आप कन्नौज गृहवर्मन के साथ उनकी शादी करी, पर आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धन हिज एल्डर सन राज्यवर्धन बिकेम द रूलर। जब प्रभाकर वर्धन मर गए तो उनका सबसे बड़ा पुत्र जो है राज्यवर्धन, वो क्या बन गए, रूलर बन गए। एट दिस टाइम वन ऑफ हिज एडवर्सरीज शशांक गौड़ा किल्ड गृहवर्मन।
शशांक गौड़ा ये एक दुष्ट था जो क्या था, बंगाल का राजा। उसने क्या कर दिया, उसने गृहवर्मन को मार दिया। गृहवर्मन कौन था, वो कन्नौज के जो राजा थे जिनसे राजश्री की शादी हुई थी। गृहवर्मन को मारा और उसकी पत्नी को, राजश्री को क्या किया, उठा ले गया अपने बंगाल में, मतलब कैप्चर कर लिया। इतना दुष्ट था ये शशांक। शशांक कहाँ का था, वो था बंगाल का। ही आल्सो, बंगाल का रूलर था। ही आल्सो असैसिनेटेड राज्यवर्धन ट्रेचरसली। और जब राज्यवर्धन छुड़ाने के लिए गया अपनी बहन को, तो उसने क्या किया, राज्यवर्धन को भी मार दिया। इस तरह का कांड कर रहा था। तो बाद में हर्षवर्धन ने बदला भी लिया इसका, इसकी सारी दुष्टता का। आफ्टर विच यंग हर्षवर्धन बिकेम द नेक्स्ट रूलर। अभी हर्षवर्धन बहुत छोटा था, पर फिर भी अब जब बड़ा भाई नहीं है तो फिर रूलर कौन करेगा। फिर हर्षवर्धन को क्या किया गया, राजा बना दिया गया। हर्षवर्धन फर्स्ट फ्रीड द सिस्टर राजश्री। उसने किसी तरह से राजश्री को क्या किया, छुड़ाया फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ शशांक। शशांक की कैप्टिविटी से। ही आल्सो एस्टेब्लिश्ड हिज ओल्ड होल्ड ओवर कन्नौज। अब कन्नौज का जो गृहवर्मन था वो तो मर गया था, मतलब तो अब कन्नौज पे भी क्या किया, एक तरह से इन्हीं के अंडर आ गया हर्षवर्धन के। एंड मेड कन्नौज एज इज कैपिटल। और उसने कन्नौज को कैपिटल भी बना ली, किसने, हर्षवर्धन ने। शशांक वाज अ फॉर्मिडेबल एनिमी एंड इट टुक 13 years टू फाइनली डिफीट शशांक एंड अनेक्स द ईस्टर्न टेरिटरीज। तो जो ईस्टर्न था, बंगाल और बिहार का जो पार्ट था, बंगाल और बिहार का जो पार्ट था, उस पे शशांक गौड़ा राज कर रहा था। तो शशांक को स्टार्टिंग में तो हर्षवर्धन ने कोई लड़ाई भी नहीं लड़ी, क्योंकि हर्षवर्धन को पता था कि अभी ये काफ़ी पावरफुल है। बट 13 years वेट किया हर्षवर्धन ने। और उसके बाद, क्योंकि हर्षवर्धन तो छोटा था, शशांक ने जब ये सब कांड किए थे तो हर्षवर्धन बहुत छोटा था। तो हर्षवर्धन के लिए 13 years वेट करना उतना ज़्यादा नहीं था। पर उसने उन्हें वेट किया हर्षवर्धन ने, और 13 साल बाद शशांक को जाकर के हराया और उसको मार भी दिया। ये होता है बदला। 13 साल बाद हर्षवर्धन ने बदला लिया। वर्धन वाज एन एम्बिशियस रूलर। वो बहुत ज़्यादा क्या था, महत्वाकांक्षी शासक था। और ही वांटेड टू एक्सपेंड हिज टेरिटरी फर्दर साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। अब देखो, नर्मदा रिवर जैसे आपका ये इंडिया होता है आपका, अगर ये इंडिया है, अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे कहीं पे क्या है, नर्मदा रिवर ऐसे है। यहाँ पे कहीं पे आप मान लो अमरकंटक सर्च करो, आपको दिख जाएगा अमरकंटक या नर्मदा रिवर, आप सर्च करो तो ऐसे जो है नर्मदा रिवर है। तो नर्मदा रिवर के पार बहुत कम नॉर्थ रूलर जाते थे, क्योंकि साउथ इंडिया इतना टफ था विजय करना। और उनको विजय करने के बाद भी उन्हें कुछ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया सोचते थे कि हारने से बढ़िया अपने ही जगह पे राज करो। पर हर्षवर्धन क्या था, वो ऐसा नहीं था, वो महत्वाकांक्षी शासक था। उसने नर्मदा नदी को पार किया। एज सच ही फॉट विद चालुक्य रूलर पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय से उसने लड़ाई करी। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे क्या थे, चेरास थे, यहाँ पे पांड्यास थे, और चोला जब दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये दो भाग बन गए। तो ये बन गया आपका चालुक्य और ये बन गया पांड्यास। इधर मैं बना दे रहा हूँ, देखो आप, इस तरह से क्या था, साउथ का डायनेस्टी था। तो यहाँ पे क्या, अगर सपोज यहाँ पे नर्मदा रिवर ऐसे थी और यहाँ पे चेरास थे, यहाँ पे पांड्यास थे। अब ये पूरा पूरा क्या था, एरिया था किसका, चोलाज का। तो चोलाज का एरिया अब हट गया, तो यहाँ पे पल्लवाज आ गए और यहाँ पे चालुक्याज आ गए। ये नर्मदा नदी का एरिया है। और यहाँ पे क्या है, ये पूरा नॉर्थ का पार्ट है जहाँ पे हर्षवर्धन राज कर रहा है। तो हर्षवर्धन ने क्या किया, इस नर्मदा नदी को क्रॉस करके लड़ाई करी, किससे, इनसे। और ये कौन थी, पुलकेशिन द्वितीय थे, पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड से जब उन्होंने लड़ाई करी तो उसने क्या किया, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को क्या किया, हरा दिया। हर्षवर्धन को हरा दिया। यही मैं बोल रहा हूँ कि बार बार जो है, इसीलिए कोई जाना नहीं चाहता था कि साउथ में जाके लड़ाई जीत नहीं सकते। आपके पास कितनी भी भारी सेना हो, आप साउथ में जाके लड़ाई नहीं जीत सकते थे, क्योंकि उनके पास बहुत स्ट्रांग नेवल आर्मी थी। आप कैसे डिफीट करोगे उनको। और काफ़ी एडवांटेज था उनको, क्या जो इनको एरिया मिलता था, मतलब एक तरह से बोलते हैं कि काफ़ी एडवांटेज मिलता था उनको। इन विच पुलकेशिन डिफीटेड हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को फिर से हरा दिया, मतलब हर्षवर्धन को पुलकेशिन ने हरा दिया। आफ्टर द बैटल ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी वाज साइंड मेंशन्ड इन ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन है ऐहोल, इसमें मेंशन्ड है, एज पर द ट्रीटी वाज एग्रीड दैट इन फ्यूचर दे विल नॉट वेंचर इनटू ईच अदर्स टेरिटरी। एक दूसरे के साम्राज्य में हम नहीं घुसेंगे, तुम अपना राज करो, हम अपना राज करें। एंड रिकॉग्नाइज नर्मदा रिवर एज बाउंड्री। और नर्मदा रिवर को ही बोल दिया कि बाउंड्री है, नर्मदा रिवर के उस पार हम रहेंगे, नर्मदा रिवर के उस पार आप रहो। एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है, शांति से रहते हैं। क्योंकि पता था हर्षवर्धन को हम जीत नहीं पाएंगे। और
चालुक्याज को भी पता था हमें नॉर्थ में जाकर के करना क्या है, हम यहीं सही है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हर्षवर्धन द फेमस चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग केम टू इंडिया। एक तो फाइयान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, और एक ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में, और उसने भी अपनी एक किताब लिखी, ही रोट अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ हर्षवर्धन कोर्ट इन हिज बुक सीयू की। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ह्वेनसांग जो था वो किसके समय में आया था, हर्षवर्धन कौन सी बुक लिखी, सीयू की। ही राइट्स दैट देयर वाज वेरी स्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट इवन फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द क्राइम इन कन्नौज। कन्नौज में छोटे क्राइम के लिए भी बहुत बड़ी सजा थी, फिर भी लोग जो है क्राइम करते थे, ऐसा उसने बोला है। तो छोटे क्राइम का मतलब अगर किसी ने चोरी भी कर दिया तो हो सकता है वहाँ पे हाथ कटवा दिया गया हो, ऐसे ऐसे क्राइम्स की सज़ा वहाँ पे मिलती थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल था, मतलब क्राइम करने में बहुत स्ट्रिक्ट सजाएं मिलती थी। He further adds even in this situation the streets of Kannauj were not free from robbers। मैंने बताया कि इतनी कड़ी सजा मिलती थी फिर भी डाकू लुटेरे पूरे सड़कों पे भरे हुए थे। हर्षवर्धन वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा एंड द सन। सन और शिवा, शिव और सन, भगवान शिव और सन की क्या था, हर्षवर्धन डिवोटी था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्वेनसांग, ह्वेनसांग जब आया तो उसको उसके जो है इन्फ्लुएंस में हर्षवर्धन ने क्या किया, महायान बुद्धिज्म को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो महायान बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि उसने लॉर्ड शिवा या फिर सन की पूजा रोक दी, वो उनकी भी पूजा करता था और महायान बुद्धिज्म को एक भी मानने लगा। एक तरह से अपने बकेट में एक और तीर क्या किया, मतलब अपने उसमें ऐड कर लिया। टू शो हिज सपोर्ट्स टुवर्ड्स महायान बुद्धिज्म ही कन्वेंटेड टू काउंसिल्स, वन एट कन्नौज एंड अदर एट प्रयाग। दो काउंसिल उसने कराई किसकी, बुद्ध की, मतलब बुद्धिज्म की, एक कन्नौज में और एक प्रयाग में। इन बोथ द काउंसिल ह्वेनसांग गेव इलाबोरेट लेक्चर्स, जिसमें से खुद नेता बन के लेक्चर दे रहा था ह्वेनसांग ऑन महायान बुद्धिज्म। आफ्टर द काउंसिल्स हर्षवर्धन डोनेटेड ऑल हिज पर्सनल वेल्थ एंड स्टार्टेड टू लिव लाइक अ मॉन्क। पर्सनल वेल्थ डोनेट करता था, साम्राज्य की वेल्थ नहीं डोनेट करेगा, नहीं तो साम्राज्य चलेगा कैसे। तो साम्राज्य की नहीं, पर्सनल वेल्थ पूरी की पूरी डोनेट कर देता था और मॉन्क की तरह क्या रहता था, मॉन्क की तरह रहने की कोशिश करता था हर्षवर्धन जब ये काउंसिल्स होती थी। तो ये प्रयाग में भी होती थी, द चाइनीज और कनौज में होती थी। द चाइनीज टी सॉन्ग रूलर सेंट आई सिंह टू मीट हर्षवर्धन। जब वेनसांग इतने अच्छे से उन कोर्ट में रहा तो उसने जाकर के क्या किया, अपने राजा को बताया होगा कि ऐसा ऐसा भाई साहब हो रहा है वहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा रूलर है। तो टी सॉन्ग रूलर ने क्या किया, ये सॉन्ग जो भी इसका नाम है टी सॉन्ग, ये इस तरह से इसने क्या किया, इसने एक सिंह को क्या किया, भेजा कि एक बार और जाओ मिल के आओ और ग्रेट करके आओ, कुछ सामान दे के आओ हमारी तरफ से। तो वो निकला हर्षवर्धन से मिलने के लिए, बट जब वो कन्नौज में पहुंचा तो पता लगा कि वो भाई साहब अब मिल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं मिल पाएंगे, किससे, हर्षवर्धन से। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जब उसे पता चला कि हर्षवर्धन अब दुनिया में नहीं रहे तो डाकुओं लुटेरों से लुटने से बढ़िया है कि उसने सोचा कि अब चुपचाप चलते हैं अपने साम्राज्य में। बट जैसे ही वो अपने साम्राज्य में पहुंचा ये बताने के लिए कि हर्षवर्धन अब नहीं रहे, टिसिंग भी नहीं रहे, तो हर्षवर्धन भी मर गए। और जब वो अपने साम्राज्य में पहुंचा तो वो भी क्या हो गए, जिस जिस साम्राज्य से आया था चाइनीज रूलर, वो भी क्या हो गया, टिसोंग भी क्या हो गया, डेथ हो गया। तो सारी बातें, बातों का क्या बातें हैं, बस बातों का क्या बातें रह जाती हैं, वो जो गाना है ना, तो वो एक तरह से आई सिंह के साथ हुआ, वो कुछ नहीं बता पाया किसी को भी। और नेक्स्ट है पल्लवाज एंड चालुक्यास। यहाँ पे मैंने बताया था कि जब ये साउथ की डायनेस्टी की क्या बना रहा हूँ मैं, साउथ का जब मैं बोल रहा था कि साउथ की जब ये डायनेस्टीज थी, इसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे चेरास थे, यहाँ पे पांड्यास थे, तो ये था, यहाँ पे चालुक्यास थे और यहाँ पे पल्लवास थे। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा हम क्या देते हैं, चालुक्याज और पल्लवास के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बाई द एंड ऑफ 600 एडी, जब हर्षवर्धन थे तो उसी समय टू इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज इमर्ज इन साउथ इंडिया विच वर चालुक्याज ऑफ बदामी एंड पल्लवाज ऑफ कांची। कांची और बदामी के थे चालुक्याज, बदामी में चालुक्याज, कांची में पल्लवाज। और मैं आपको बता दूं कि 600 एडी हर्षवर्धन का टाइम था, और ये जो चालुक्याज और पल्लवाज थे ये एक तरह से चोलाज जो डायनेस्टी थी वो यहाँ से फिनिश हो गई थी। इसके बेसिस पे ये दो
नई डायनेस्टीज बनी थी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बोथ द डायनेस्टीज स्टार्टेड टू फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ाई ही करते थे जब बने हुए थे। ऑन द क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग वेरी फर्टाइल तुंगभद्रा दोआब, दोआब के बीच के जो होता है एरिया होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है, तो तुंगभद्रा दोआब को क्या करते हैं कि उसको लेने के लिए दोनों आपस में फाइट करते थे। इनिशियली चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड पल्लवा रूलर महेंद्र वर्मन एंड कैप्चर्ड एरिया ऑफ वेंगी, जो कि अमरावती का एरिया है। स्टार्टिंग में पुलकेशिन द्वितीय काफ़ी प्रतापी राजा था, उसने हर्षवर्धन को भी हराया, उसने पल्लवा रूलर को भी हराया जो कि महेंद्र वर्मन थे, महेंद्र वर्मन को हराया, हर्षवर्धन को हराया, और इसने एरिया वेंगी का अमरावती का कैप्चर किया। पर जब पुलकेशिन द्वितीय को बाद चला जाता है तो मतलब पुलकेशिन द्वितीय को बाद में फिर हराया भी जाता है, क्योंकि कोई भी जो है अनडिफिटेड नहीं है। समुद्रगुप्त की तरह हरिशरण ने लिख दिया 100 लड़ाइयाँ लड़ी पर एक भी कभी नहीं हारा। द एरिया ऑफ वेंगी वाज हैंडेड टू विष्णु वर्मन हु लेटर फाउंडेड द ईस्टर्न ब्रांच ऑफ चालुक्य सिचुएटेड इन वेंगी। अभी चालुक्यास थे, इसकी एक और ब्रांच ईस्टर्न ब्रांच जो है वेंगी में यानी अमरावती में विष्णु वर्मन ने क्या की फाइंड की। महेंद्र वर्मन का बेटा था कौन, महेंद्र वर्मन को हराया था ना पुलकेशिन द्वितीय, उनका बेटा था नरसिम्हा वर्मन, और इसने डिसाइड किया कि वो रिवेंज लेगा। मेरे जो है फादर को क्या किया इन्होंने, पूरी तरह से एमुलेट किया है, अब देखता हूँ मैं क्या पुलकेशिन द्वितीय को। एंड कैप्चर द फर्टाइल एरिया एज ही अटैक्ड ऑन द चालुक्य कैपिटल बादामी, बादामी पे सीधे जाके अटैक किया नरसिम्हा वर्मन ने और डिफीट भी कर दिया पुलकेशिन द्वितीय को। तो इसका मतलब काफ़ी जोश से भरा हुआ रहा होगा पुलकेशिन द्वितीय को हराना, वो भी जाके सीधे कैपिटल में बादामी में अटैक करके। इज नॉट आसान काम नहीं था, जो कि नॉर्थ का रूलर इतना बड़ा जिसको हर्षवर्धन को जिसने हराया हो। He also captured Chalukya capital Badami to celebrate this victory. He took the title of Vatapi Konda, वातापी कोंडा, जिसको बादामी बोलते हैं, मतलब बादामी और वातापी एक ही थे। तो बादामी को चूंकि उसने जाके सीधे कैपिटल पे हराया था बादामी में, इसलिए उसने उसने वातापी कोंडा उसने लिया कि मतलब वातापी को बादामी को हराने वाला एक तरह से होगा वातापी कोंडा। तो ये जो था काफ़ी सेलिब्रेट करने की बात थी, क्योंकि चालुक्याज को हराना वहाँ उसके कैपिटल में बादामी में आसान तो चीज़ तो नहीं है, ये विक्ट्री ये सेलिब्रेट करने वाली ही विक्ट्री है, तो उसने क्या किया सेलिब्रेट किया। बोथ द डायनेस्टीज आर नोन फॉर दियर कंट्रीब्यूशन टू द टेम्पल आर्ट इन साउथ इंडिया। चालुक्याज और पल्लवाज ने बहुत सारे टेम्पल बनवाए साउथ इंडिया में, और टेम्पल की वजह से आज भी उनका क्या है नाम है, और वो सारी की टेम्पल आर्किटेक्चर या टेम्पल्स हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में। जो कि बहुत सारे चालुक्याज और चालुक्याज और पल्लवाज ने बहुत सारे टेम्पल बनाए हैं, और एक से बढ़ के एक टेम्पल बनाए हैं। आप पढ़ोगे तो आप दंग रह जाओगे कि ये टेम्पल ही बैठ के बना रहे थे कि या कुछ और काम भी करते थे। पल्लवाज इनिशिएटेड रॉक कट आर्किटेक्चर से बनाए हैं उन्होंने बहुत सारे क्या टेम्पल, विच लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। बाद में क्या हुआ, द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में जो हो गया ट्रांसफॉर्म हो गया रॉक कट आर्किटेक्चर। चालुक्य इनिशिएटेड द विशारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्ट, ये भी क्या किया चालुक्याज ने इस तरह के जो है टेम्पल आर्ट को फॉलो किया था। After the demise of Pushbhut dynasty and defeat of Pulkesin II, a vacuum was created in North and Central India. अब देखो इस वैक्यूम को कौन भरता है, ये हम बात करेंगे पोस्ट गुप्ता में और पोस्ट संगम में, क्योंकि अभी जो है पोस्ट संगम में, क्योंकि अभी जो दो बड़े रूलर हैं जिन्होंने आपस में संधि की थी कि नर्मदा के उधर तुम नहीं आना, नर्मदा के इधर हम रहेंगे, तुम उधर रहना, उसमें थे एक आपके हर्षवर्धन, वो जा चुके, और पुलकेशिन द्वितीय, इन दोनों बड़े बड़े रूलर चले गए। अभी वैक्यूम सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में क्रिएटेड है। क्यों, क्योंकि पांड्याज और चेराज वो तो अपना लेके बैठे हुए हैं साउथ में, उनको कौन हरा पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं हम, और वो है लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर हम क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं प्रीवियस ईयर